स्टूडेंट हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के अंदर हम लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में देखेंगे। फिजिक्स के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम मोशन का जिक्र कर रहे हैं, फोर्स का जिक्र कर रहे हैं। तो जब मोशन और फोर्स होती है तो मोस्टली ऐसा हैपन होता है, इस तरह का वाक़या हो जाते हैं कि दो चीज़ें जब आपस में मूव कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर। मोस्टली बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि हम लोग जानबूझ के कोलिजन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई बैट्समैन खेल रहा है तो इट हैज़ टू हिट द बॉल विद द बैट। जब उसने बॉल को और बैट को हिट करना है तो इट मीन्स देयर विल हैपन अ कोलिजन ऑफ द बॉल विद द बैट। समटाइम्स कोलिजन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, समटाइम्स कोलिजन हमारे लिए जो कोलिजन होता है वो बेनिफिशियल नहीं होता बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फॉर एग्जांपल जब आप लोग ड्राइविंग कर रहे होते हैं रोड के ऊपर, वो गाड़ियाँ जा रही हैं तो गाड़ियों का आपस में जो कोलिजन होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। एंड ऑफन इवन कि समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा सख्त कोलिजन हो जाए आपस में गाड़ियों के या वैन्स के या इस तरह के व्हीकल्स के, तो इट लीड जस्ट टू द डेथ। तो ऑफन टाइम हर चीज़ का कोई ना कोई का प्लस पॉइंट होता है और हर चीज़ का कोई ना कोई एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सिमिलरली कोलिजन्स ऑफन टाइम पे हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और ऑफन टाइम हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कोलिजन की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले कोलिजन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन इज़ द इलास्टिक कोलिजन एंड अदर इज़ द इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इन इलास्टिक के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस उनके दरमियान ये है कि हम देखते हैं कि एक कोलिजन के दौरान सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, that is kinetic energy, either it remains conserved or not। अगर kinetic energy conserve रहती है so it will be known as elastic collision। अगर उस सिस्टम की kinetic energy जो है is not constant, not remains conserved, then the collision will be known as inelastic, राइट। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो कोलिजन होगा जिसमें ड्यूरिंग द कोलिजन सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो सिस्टम कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए इन दैट केस द कोलिजन विल बी इन इलास्टिक कोलिजन। दोनों के हम एक एक छोटी सी एग्जांपल अगर डिस्कस करना चाहें तो हम एक हार्ड बॉल को थ्रो करते हैं, हार्ड बॉल हिटिंग द फ्लोर। जब एक हार्ड बॉल फ्लोर को हिट करती है और बाउंस बैक करती है तो उस केस में हमारे पास जो एक कोलिजन होता है दैट कोलिजन इज ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन, राइट। इसके अलावा नेचर के अंदर जितने भी कोलिजन एग्जिस्ट करते हैं ऑल दोज कोलिजन आर इन इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन के अंदर एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि दो चीज़ें और होती हैं, एक मोमेंटम होता है और एक सिस्टम का टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, आइदर द कोलिजन इज इलास्टिक और कोलिजन इज इन इलास्टिक। चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, किसी भी किस्म की स्मैशिंग हो रही हो, किसी भी किस्म का कोलिजन हो रही हो, किसी भी किस्म की स्ट्राइकिंग हो रही हो, तो उस केस के अंदर जो सिस्टम का मोमेंटम होगा और सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब जहाँ तक बात आती है काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की, तो मोस्टली हमारे पास नेचर के अंदर जितने भी कोलिजन स्ट्राइकिंग हो रही है, स्मैशिंग हो रही है, वो सारे के सारे जो कोलिजन होंगे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इन इलास्टिक कोलिजन होंगे। कोई अगर इलास्टिक होगा भी तो वो अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोग नेचर के अंदर इतना एग्जिस्ट नहीं करता जितना हम उसको इजीली डिस्कस कर रहे होते हैं। सो कीप इन माइंड कि मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। कोई भी कोलिजन होगा उसके अंदर जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वो और टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। और सेकेंडली यूनिवर्स के अंदर जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं ऑल द नेचुरली अकरिंग कोलिजन्स आर एक्चुअली इन इलास्टिक कोलिजन्स, राइट। अब हम इन्हीं कोलिजन के बारे में कुछ आपस में कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रहे हैं इन सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट मैसेज m1 and m2 and maybe they are moving with the different velocity, then when they will make a head-on collision, then what will happen with their velocity, what will happen their initial velocity, what will be the ratio or what will be the relation of their final velocity with their initial velocities। सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर हम इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं इन वन डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग जो कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं वो कोलिजन हम लोग इलास्टिक कोलिजन लेकर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी एग्जम्पशंस लगाते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस लगाते हैं। लिमिटेशंस लगाने के बाद हम कहते हैं कि जो कोलिजन हमारे पास हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक कोलिजन को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगा बल्कि वो एक इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, सपोज करते हैं हम हमारे पास दो मैस बॉल्स हैं जिसमें से एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। एक वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर रहा है। इनिशियली बहुत सारे स्मूथ बॉल्स हैं, कोई इनके दरमियान फ्रिक्शन वगैरह इस तरह की नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, मैंने कहा कि हम इलास्टिक कोलिजन को डील करेंगे। इलास्टिक कोलिजन को डील करने के लिए कंडीशन क्या है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो जब वो एक स्मूथ बॉल हम लोग लेंगे, स्मूथ बॉल एक नॉन रोटेटिंग बॉल है, तो किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है, जब वो स्मूथ बॉल होगी देयर विल बी नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन और द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मूथ बॉल लेते हैं, दोनों एक सेम सेंटर के अलॉन्ग, एक दोनों के सेंटर लीनियर मोशन कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के क्रॉस मूव कर रहे हैं। एक का मैस m1, एक का मैस m2, एक की वेलोसिटी v1, एक की वेलोसिटी v2, दैट इज बिफोर द कोलिजन। व्हेन दे मेक अ हेड ऑन कोलिजन देयर वेलोसिटी चेंज फ्रॉम एक की वेलोसिटी जिसका मैस m1 है उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 प्राइम हो जाती है, जिसका मैस m2 है उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v2 प्राइम हो जाती है। अब इस केस में हमने ये देखना है कि सिस्टम के अंदर जो इनकी वेलोसिटीज आपस में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हाउ दे विल चेंजेस, या उसके दरमियान रिलेशन आपस में क्या होगा। सो फॉर दिस वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो हमारे पास क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल m1 v1 प्राइम प्लस m2 इंटू v2 प्राइम। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम टोटल विल रिमेन इक्वल टू द सिस्टम का फाइनल टोटल मोमेंटम। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो डिस्कस किया था कि सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में कांस्टेंट रहते हैं, आपस में सेम रहते हैं। तो यहाँ से हम ये करते हैं कि m1 वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले आते हैं और m2 के से रिलेटेड जो टर्म्स है वो साइड हम दूसरी साइड पे ले जाएं। तो यहाँ से आ जाएगा m1 v1, इस टर्म को इधर ले आए तो माइनस m1 v1 प्राइम, दिस विल इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम, ये टर्म उधर ले जाएं तो माइनस m2 एंड v2। यहाँ से m1 को कॉमन ले लें तो m1 इंटू दिस विल गिव अस v1 माइनस v1 प्राइम विल बी इक्वल्स टू m2 कॉमन लें तो v2 प्राइम माइनस v2 may be named as equation number 1, राइट। अब हम इसी सिस्टम के ऊपर एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं। हम इलास्टिक कोलिजन को डील कर रहे हैं। हमने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात हमने ये की थी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसी भी जो हमारे पास एक कोलिजन हो रहा होता है उस कोलिजन के अंदर जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमने सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वो हमें क्या बताएगा, 1 बाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सो इस सिस्टम के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो 1/2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस विल बी कैंसल आउट। 1/2 को अगर ख़त्म कर दें तो इट विल गिव अस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, राइट। अगेन यहाँ पे हम इक्वेशन को री राइट करते हैं लाइक दिस। हम m1 वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं, m2 वाली टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो इट विल गिव्स अस m1 v1 का स्क्वायर, इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस m1 v1 प्राइम का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ये टर्म दूसरी साइड पे ले जाएगी माइनस m2 इंटू v2 का स्क्वायर। अगेन यहाँ से m1 कॉमन लेते हैं, इट विल गिव्स अस v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स m2 कॉमन लेते हैं, इट विल गिव्स अस v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं मे बी नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आ रही हैं।
एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2 है। ऑन डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को डिवाइड करें, ऊपर हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं, m1 इंटू v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स m2 इंटू v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट को राइट साइड के साथ डिवाइड करते हैं तो इट विल गिव्स अस m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम और यहाँ से आ जाएगा m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2, राइट। यहाँ से अगर देखा जाए तो एक तो m1 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से एक m2 कैंसिल आउट हो जाता है। इसके ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स का एक फार्मूला हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो अगर फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करें सो दिस विल गिव्स अस, दिस इम्प्लाइज दैट v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम डिवाइडेड बाय v1 माइनस v1 प्राइम विल बी इक्वल्स टू, इसी तरह इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें तो v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 डिवाइडेड बाय v2 प्राइम माइनस v2, राइट। यहाँ से देखा जाए तो v1 माइनस v1 प्राइम, v1 माइनस v1 प्राइम बोथ ऑफ दिस टर्म विल गोज आउट। सिमिलरली v2 प्राइम माइनस v2 और v2 प्राइम माइनस v2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल गिव्स अस v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल्स v2 प्राइम प्लस v2, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन वेलोसिटीज आ रही हैं ऑफ फर्स्ट बॉल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ये वेलोसिटीज हैं सेकंड बॉल की बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अगेन हम इक्वेशंस को रीराइट करते हैं और रीराइट करके हम लोग इसमें यह करते हैं कि बिफोर द कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं उनको एक साइड पे ले आएँ और आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटीज हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाके हम दोनों ऑब्जेक्ट्स की बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन एक दूसरे से रिलेटिव वेलोसिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको रीराइट करें इट विल गिव्स अस v1, ये v2 इधर आ जाएगा माइनस v2, दिस विल बी इक्वल्स टू v2 प्राइम, ये टर्म उधर जाएगी, इट विल बिकम्स माइनस v1 प्राइम। यहाँ भी अगर अब देखा जाए थोड़ा सा अगर हम इसको फोकस करके देखें तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, दोनों टर्म्स हमें क्या बता रही हैं। एक टर्म हमारे पास इसमें आ रही है v1 माइनस v2, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ relative velocity of first ball which is before the collision. v1 minus v2 gives us the magnitude of velocity of first ball relative to the second ball। हमारे पास magnitude है, magnitude of relative velocity of first ball with respect to second ball when before the collision or after the collision। उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि either the velocities are written with prime or without prime। Since v1 and v2 are written here without prime, so it means they are representing the initial velocity that is before the collision। So this is the magnitude of relative velocity of first ball with respect to second ball and before the collision। Similarly दूसरी साइड में हमारे पास जो टर्म आ रही है, it gives us v2 prime minus v1 prime। Since v2 is subtracting from the v1, so it will give us the magnitude of relative velocity of second ball with respect to first ball। Again we have to check either the velocities are before the collision or are written for the after the collision। Since both the velocities are written with a prime on in its power point, so prime के साथ जो velocities हैं वो उसके after the collision motion को represent कर रही हैं। So this will be the magnitude of relative velocity of second ball with respect to first ball means, and this will be after the collision, right। कीप इन माइंड कि जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटीज लिखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटीज बेसिकली डिफरेंस होता है वेलोसिटीज का, दो वेलोसिटीज का आपस में डिफरेंस ले रहे होते हैं जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का नाम देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह अपीयर होती है या किस सेंस में इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो उसके लिए कॉमन एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से अगर दूँ, जब आप कहीं रोड पर ट्रैवल करके जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो आप देखते हैं कि एक आप मूव करके जा रहे हैं तो आपके पैरेलल एक दूसरी गाड़ी आ जाती है।
पैरेलल में जो दूसरी गाड़ी आ रही है, आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए मूव, जब आप उस दूसरी गाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं तो ये सीम्स दैट कि जो दूसरी वेलोसिटी वो बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। अब उस वक्त स्लो वेलोसिटी क्यों अपीयर होती है? वो जो लो वेलोसिटी अपीयर होती है, फॉर एग्जांपल कि एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ, दूसरी गाड़ी आपको अप्रोच करती है उसी डायरेक्शन में 7 मीटर, उसकी एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर्स पर सेकंड है। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आपने चेक करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली 7 - 5, सो इट विल गिव्स अस 2 मीटर्स पर सेकंड। अब उसकी जो 7 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी है, इस गाड़ी में बैठ के जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको 7 के बजाय 2 मीटर्स पर सेकंड ऑब्जर्व होती है, ठीक है। जब रिलेटिव वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं तो उस मोशन के दौरान उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बोथ ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, राइट। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं विद सम डिफरेंट वेलोसिटीज, देन अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो आपको थोड़ी जो जितना उसके इंक्रीमेंट ज़्यादा वेलोसिटी के अंदर इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिलेटिव इतना जिस वेलोसिटी के अंदर जितना इंक्रीमेंट है उस वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आपको ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मीन एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ, एक ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है 7 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, इस केस में जब आप रिलेटिव वेलोसिटी इसकी लिखेंगे सो इट विल बिकम सिंपली 7 + 5 एंड यू विल ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल इज 12 मीटर्स पर सेकंड। केस अगर आप इसको डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो कहीं सुबह कॉलेज जाते हुए जब आप रोड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक गाड़ी जब आपके पैरेलल उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही होती है तो वो आपको स्लो मूव करती हुई दिखाई देती है। लेकिन कोई आप कुछ ऐसी गाड़ी को ऑब्जर्व करें कि आप फॉरवर्ड उस तरफ जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से आपकी तरफ आ रही है, मीन इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन है, तो इसकी अगर वेलोसिटी कम भी है तो वो आपको ज़्यादा होकर ऑब्जर्व होगी, मीन्स उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली इंक्रीज कर जाती है। अगर सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी से कम होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन हो तो उस वक्त जो रिलेटिव वेलोसिटीज होती हैं वो एक्चुअल वेलोसिटी के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए जो अभी रिलेशन हमने लास्ट लिखा था v1 - v2 = v2 प्राइम - v1 प्राइम, तो इसमें हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारे बिफोर द कोलिजन और दूसरी वेलोसिटी हमारी जो है वो v2 प्राइम - v1 प्राइम, ये हमारी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच, relative approaching with relative velocity of approach is equal relative velocity of separation, कि जब वो दोनों आपस में एक दूसरे को कोलाइड करने के लिए नज़दीक आ रहे थे तो अप्रोचिंग के वक्त उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो इक्वल होगी उसके जो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से रिसीड कर रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, उस वक्त उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो अप्रोचिंग की और सेपरेशन या रिसीडिंग की जो रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी वो वेलोसिटीज आपस में सेम होंगी।